पूजा की। यहाँ तक स्लीपिंग मून भी मदद नहीं कर सका, लेकिन इसे स्वीकार कर लिया। इस व्यक्ति ने जबरन इस तरह से कौशल का इस्तेमाल किया जो 10 के स्तर तक नहीं किया जा सकता था। यह हास्यास्पद था। भाई, जिस तरह से आप इन बैटल मैच स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत अत्याचारी है। सेवन फील्ड्स का वास्तव में मतलब था। अगर वो ऐसा नहीं कहते तो बहुत देर तक सांस रोककर रखने से उन्हें अंदरूनी चोटें लग जाती। हाँ, ये बुरा नहीं है। लॉर्ड ग्रिम 7 राक्षसों से घिरा हुआ था। छुरा घोंपना, काटना जैसे कि कसाई के क्लीवर को आसानी से संभाल रहे हों। बाकी लोग उसे देखते ही वहां मौजूद होने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। वे सभी दिग्गज थे और सभी एग्रो को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते थे। वे 7 मकड़ियों पर लॉर्ड ग्रिम के नियंत्रण को खराब नहीं करेंगे। जो उन्होंने मूल रूप से सोचा था वो बहुत कठिन था। अंत में आसानी से हल हो गया, लेकिन वे चारों समझ गए कि इस असामान्य स्थिति को स्थापित करने के लिए यदि वो नहीं होता तो यह संभव नहीं होता। 7 मकड़ियों के मारे जाने के ठीक बाद उन्होंने एक अजीब सी चीख सुनी। पहला छोटा बॉस शानदार ढंग से आया था। सभी ने अभी तक मकड़ी को नहीं देखा था। जब उन्होंने पहली बार चीख सुनी और फिर घने बैंगनी धुंध का एक बादल फूट पड़ा। यह एक जहरीली मकड़ी है, 7 फील्ड चिल्लाया। लेकिन बैंगनी धुंध का यह बादल भी अचानक निकल आया। दायरा बहुत बड़ा था। 2 सदस्य इसे समय पर चकमा नहीं दे पाए और तुरंत उपयोग करने के लिए मारक को बाहर निकाला। उनका उपयोग करने के बाद वे बहुत चिंतित हो गए। उनका जीवन अभी भी कम हो रहा था। यह काम क्यों नहीं कर रहा है? दोनों घबरा गए। एंटीडोट का ग्रेड बहुत कम है, ये कसियू ने कहा। FC के दोनों खिलाड़ियों ने शाप दिया। जब वे निचले स्तर के थे तब वे इस काल कोठरी में नहीं आए थे। उच्च स्तर पर पहुंचने और लौटने के बाद इस काल कोठरी को ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। उस समय वे अभी भी राक्षसों की तुलना में कम स्तर पर थे। वे जहर को विषरण करने के बारे में कैसे सोच सकते थे? उन्होंने सावधानी से 2 एंटीडोट्स तैयार किए थे, लेकिन अंत में बॉस के आने पर वे इसका इस्तेमाल नहीं कर सके। क्या उन्हें धोखा नहीं दिया गया था? लॉर्ड ग्रिम ने अपनी बाहें घुमाई और उनमें से प्रत्येक को चंगा किया। बाद में वो बॉस 1 तक पहुंचे। उसी समय उन्होंने 2 गैर जहरीले खिलाड़ियों सेवन फील्ड्स और स्लीपिंग मून को निर्देशित करना शुरू किया और अपने लांस को पीछे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। 7 फील्ड 1 बजे खड़े होते हैं। लिटिल मून गो स्टैंड 4 बजे। छोटा चांद सोता हुआ चांद लगभग खून से लथपथ था, लेकिन यह बहस करने का समय नहीं था। सेवेन फील्ड्स उससे पूछे बिना 1 बजे की स्थिति की ओर भागे। सोता हुआ चंद्रमा भी बिना देर किए अपनी स्थिति की ओर दौड़ पड़ा। बॉस 1 की जहरीली धुंध पहले ही निकल चुकी थी। यह आदमी बड़ा और मांसल था और सामान्य मकड़ियों से कम 3 गुना बड़ा था। इस प्रकार की विशाल संघ की छोटी मिडनाइट फैंटम कैट की तुलना में हिट करना बहुत आसान था। लेकिन बड़े राक्षसों का एक अलग फायदा था। उनके अपेक्षाकृत भारी वजन के कारण नॉकअप या अन्य विस्थापन कौशल का प्रभाव कम हुआ। उसके वजन और हमलावर की ताकत के आधार पर उसे कितना कम किया गया। उनके सामने यह बॉस एक बहुत बड़ा राक्षस माना जा सकता है। जब लॉर्ड ग्रिम ने आगे छुरा घोंपा तो वह कांपता भी नहीं था। यह स्पष्ट था कि इस तरह का सामान्य हमला इसे बिल्कुल भी नहीं गिराएगा। अनुभवी ये कसियू को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनकी उंगलियां फड़क गईं और लॉर्ड ग्रिम ने एक और 4 हिट कॉम्बो किए। बड़ी मकड़ी चिल्लाई। उसने अपना सिर उठाया और घना कोहरा उगल दिया, लेकिन लॉर्ड ग्रिम पहले ही तेजी से घूमा और फिसल गया। हालांकि इस बॉस का शरीर बड़ा था,
लेकिन इसकी हरकतें सामान्य मकड़ी से धीमी नहीं थीं। इसकी कूदने की शक्ति भी उल्लेखनीय थी। वो ऐसे उछला जैसे माउंट ताय लॉर्ड ग्रिम को कुचलना चाहता है। वो पलट गया और लुढ़क गया, जिसे लिटिल मून कहा जाता है। उसने चुपचाप कहा, नमस्कार, क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ खड़े रहें ताकि आप अकेले लड़ सके? फिर तुम में से एक 7 बजे चलता है और दूसरा 9 बजे, ये कसीउ चिल्लाया। हमारे बीच कितना गैप है? पूछने पर दोनों लोग दौड़ पड़े। 1-2 मीटर त्रिज्या, ये कसीउ ने कहा। पोजीशन में आने के बाद चारों लोगों ने पहले ही एक घेरा बना लिया था। उन्होंने प्रत्येक को देखा और उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, यह देखते हुए कि वो अभी भी बॉस को अकेला कर रहा था। क्या वो उन्हें खेल खेलते देखने के लिए सिर्फ सीटों की व्यवस्था कर रहा था? लॉर्ड ग्रिम ने बाएं और दाएं चकमा दिया और अंत में बॉस को अपनी ओर दौड़ा लिया। चारों लोग तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। बॉस अचानक हवा में उछल गया और ऐसा लग रहा था कि वो स्लीपिंग मून को कुचलने वाला है। सोता हुआ चांद चकमा देना चाहता था, लेकिन ये कसीउ को चिल्लाते हुए सुना, हिलना मत। इस आदमी ने बदला लेने के मौके का फायदा उठाया। सोए हुए चंद्रमा को लगा कि उसका मन चमकदार रोशनी की चादर है। बिना कुछ सोचे उसने ये कसीउ की बातों को अनसुना कर दिया और लुढ़क गया। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, तो लॉर्ड ग्रिम ने मकड़ी बॉस के पेट पर स्काई स्ट्राइक का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था। स्काई स्ट्राइक एक विशेष वर्ग का नॉकअप कौशल, स्पष्ट रूप से सामान्य अपरकट की तुलना में अधिक प्रभाव डालने वाला था। गिरने वाली मकड़ी के इसे प्राप्त करने के बाद यह मध्य हवा में सुस्त हो गई और पहले ही दिशा बदल चुकी थी। हालांकि स्काई स्ट्राइक का ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन राक्षस पहले से ही हवा में था। जब उसने दिशा बदली, तो वो 4 लोगों के बीच में अच्छी तरह से गिर गया। 7 फील्ड्स फ्रंट किट, 9 बजे लंगर, 7 बजे रेपेल। लिटिल मून जल्दी करो और अपनी स्थिति में लौट आओ। ये कसीउ और चारों खिलाड़ी लंबे समय से एक साथ थे। उन्होंने पहले ही उनके सभी कौशल को देख लिया था। अब जबकि उन्होंने इसे घेर लिया था, ये कसीउ ने यह भी निर्देशित किया कि उन्हें किस कौशल का उपयोग करना चाहिए। 7 फील्ड्स ने दौड़ लगाई और फ्रंट ने किक मारी। यह एक स्ट्राइकर स्किल था और इसका छोटा नॉकबैक प्रभाव था। हालांकि बिग स्पाइडर बॉस पर इसका असर कम हुआ था, फिर भी यह बॉस को थोड़ा पीछे धकेल देगा। 9 बजे खिलाड़ी भी एक लंज निष्पादित करने के लिए कूद गया। इस ब्लेड मास्टर कौशल का 7 फील्ड के फ्रंट किक की तरह नॉकबैक प्रभाव भी था। किकबैक बॉस फिर से मारा गया। इस बिंदु पर ये अनुभवी खिलाड़ी पहले से ही ये कसीउ की मंशा को समझ चुके थे। 7 बजे के खिलाड़ी ने इसका स्वागत किया और रेपेल का इस्तेमाल किया। यह एक नाइट कौशल था, नाम से ही। इस कौशल का प्रभाव उनमें से सबसे उत्कृष्ट था, लेकिन बॉस को 4 बजे की स्थिति में धकेल दिया गया जहां कोई नहीं था। यह मूल रूप से स्लीपिंग मून की स्थिति थी, लेकिन क्योंकि उसे लगा कि ये कसीउ उसे मारना चाहता है, इसलिए वो किनारे की ओर भागा। भले ही वो पहले से ही अपनी स्थिति में वापस आ रहा था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर कोई पहले से ही समझ गया था कि ये कसीउ चाहते थे कि वे गेंद के रूप में बॉस के साथ बिलियर्ड्स खेलें। यह तर्क केवल 4 खिलाड़ियों में से प्रत्येक के मजबूत बिंदुओं के माध्यम से ही किया जा सकता था। उनके मजबूत बिंदु क्या थे? परिचित चारों खिलाड़ी सभी दिग्गज थे जो एक साथ दोस्त बनकर आए थे। उनके बीच कुछ आपसी समझ थी ताकि वे इस तरह का गठन कर सकें। केवल अब इस आसान स्थिति को स्लीपिंग मून ने नष्ट कर दिया था। यहाँ तक 7 फील्ड और अन्य भी थोड़े नाखुश थे इस महत्वपूर्ण क्षण में, जब बॉस घेरा छोड़ने वाले थे।
लॉर्ड ग्रिम अचानक 4 बजे की स्थिति में प्रकट हुए। सब चौंक गए। 11 बजे की स्थिति में लॉर्ड ग्रिम खड़े थे। उन्होंने उसे चलते हुए नहीं देखा था। वो अचानक वहां कैसे चला गया होगा? उन्होंने 11 बजे की स्थिति की ओर देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वहां एक और लॉर्ड ग्रिम था। डी. 7 फील्ड्स अचानक समझ में आ गया। स्तर 10 निंजा कौशल, छाया क्लोन तकनीक। शैडो क्लोन तकनीक एक प्रकार का धोखा कौशल था। केवल अनुभवी विरोधियों की ओर चाल के माध्यम से देखना आसान था। नतीजतन, चाल वास्तव में केवल एनपीसी पर काम करती थी। जब खिलाड़ी द्वंद्व युद्ध करते थे, तो निंजा द्वारा तत्काल आंदोलन कौशल के रूप में छाया क्लोन तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता था। अब, लॉर्ड ग्रिम ने इसे इस तरह इस्तेमाल किया। नकली शरीर को मूल स्थिति में रखा गया था, जबकि उसके वास्तविक शरीर ने शैडो क्लोन तकनीक का उपयोग करके तुरंत उस स्थान पर ले जाया गया जो मूल रूप से स्लीपिंग मून की 4 बजे की स्थिति में था। हालांकि हर कोई अभी भी चिंतित था क्योंकि स्तर 10 बैटल मैजेस के पास अभी तक कोई विस्थापन कौशल नहीं था। लॉर्ड ग्रिम स्पाइडर बॉस को कैसे खदेड़ देगा? उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि वे बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। लॉर्ड ग्रिम के पास ऐसा कोई कौशल नहीं था जो ऐसा कर सके, लेकिन उनके पास तकनीक थी। एक स्काई स्ट्राइक ने स्पाइडर बॉस को थोड़ा सा खटखटाया। इस कम समय सीमा का उपयोग करते हुए वो तुरंत आगे बढ़ा और उसे 2 बार मारा। स्पाइडर बॉस को स्लीपिंग मून की ओर धकेल दिया। स्लीपिंग मून पहले से ही लॉर्ड ग्रिम की 11 बजे की मूल स्थिति में खड़ा था। लॉर्ड ग्रिम का नकली शरीर अभी भी उनके बगल में खड़ा था। इस समय स्लीपिंग मून को बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने यह भी आशा की कि लॉर्ड ग्रिम उन्हें कई बार फटकार लगाएंगे, लेकिन अंत में लॉर्ड ग्रिम ने कुछ नहीं कहा और बस बॉस को अपनी ओर धकेल दिया। सोता हुआ चांद समझ गया कि उसे क्या करना है। एक लंज के साथ बड़ी मकड़ी को एक बार फिर लात मारी गई। स्लीपिंग मून मानसिक रूप से सभी की आने वाली आलोचना के लिए तैयार था, लेकिन अंत में उसने सभी को चकित करते हुए सुना। यह खून बह रहा है। यह खून बहने वाला व्यक्ति नहीं था। यह मकड़ी का मालिक था। ब्लीड स्थिति प्रभाव एक सामान्य हमले के माध्यम से नहीं बनाया जा सका। इसे या तो हथियार प्रभाव या कौशल प्रभाव से आना था। फिलहाल किसी के हथियार का यह असर नहीं था, लेकिन ऐसे कौशल थे जो इस प्रभाव का कारण बन सकते थे। डबल स्टैब, बैटल मैच स्किल। केवल छुरा से ब्लीड प्रभाव एक छिपा हुआ प्रभाव था। यह संयोग से शुरू नहीं हुआ था। इसे ट्रिगर करने के लिए यह खुद खिलाड़ी पर निर्भर था। इसे सक्रिय करने का तरीका यह था कि डबल स्टैब से दोनों स्ट्राइक एक ही स्थान पर हिट हों। इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों का हाथ मारना ठीक था। इसका मतलब था कि दूसरी हड़ताल को उस छेद से टकराना था जिसे पहली हड़ताल से खुला छुरा घोंपा गया था। ऐसा करने के बाद ही ब्लीड इफेक्ट होने का मौका मिलेगा। ऐसा होने की संभावना के लिए, विशेष रूप से एक छिपे हुए प्रभाव के लिए, डेटा ने इसे प्रदर्शित नहीं किया। खिलाड़ियों ने इसका परीक्षण करने के बाद यह माना जाता था कि 50% से कम या कम संभावना है। यह संभावना पहले से ही काफी अधिक मानी जा सकती है। यह केवल एक विशिष्ट क्रिया को पूरा करने के बाद ही किया जा सकता है। मृत लक्ष्य पर इस क्रिया को करना आसान था, लेकिन बिना रुके युद्ध में इसके लिए सटीकता और प्रतिक्रिया की गति की आवश्यकता होती थी। महिमा में बहुत सारे समान छिपे हुए कौशल प्रभाव थे, जिन्हें सक्रिय करने के लिए सभी को कठिन कार्यों की आवश्यकता थी। यदि एक सामान्य खिलाड़ी ब्लीड, 7 फील्ड्स और अन्य को छुरा